हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 11th का इंग्लिश कोर का जो मॉडल पेपर रिलीज किया है, उस मॉडल पेपर का आज हम लोग सेट 1 करने वाले हैं। ये जो सेट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का सेट जो है ये आर्ट्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट भी और साइंस के भी स्टूडेंट, यानी तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जो है इंग्लिश को कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश कोर का जो सिलेबस है वो एक ही है और सेट भी इन तीनों के लिए एक ही है। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप झारखंड एकेडमी काउंसिल क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म 1 के एग्जाम के लिए सभी सेट्स को करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इंग्लिश का सेट्स भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश को इतने इजी तरीके से करवाऊंगा जिससे आपको इंग्लिश का एक भी क्वेश्चंस में ना तो कोई डाउट रहेगा और ना ही किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन रहेगा, ना आपको कोई भी क्वेश्चन को रट्टा मारना है। किसी भी तरीके का क्वेश्चंस को रट्टा नहीं मारना। मैं एक एक चीज़ को बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में और बहुत ही प्योर डिटेल्ड में आप लोगों को समझाऊंगा, जिसको बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको इंग्लिश सेट 1 का एक भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। आप सभी को क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखना है, जिससे आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और एग्जाम में इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछे आप 100 में से 100% क्वेश्चन के आंसर जो है वो सही बना के लेकर के आए। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं। हम लोगों का जो चैनल है उसका मेन फोकस होता है, मैं मानता हूं कि शिक्षा का महत्व तभी है जब वह मानव सभ्यता के काम आए, यानी पढ़ाई इस तरीके से होना चाहिए जो आपकी सोच, आपकी ह्यूमैनिटी को चेंज कर सके। ठीक है, चलो आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल क्लास 11th का जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर इंग्लिश का सेट 1 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th का। ठीक है, जैसा आप सबको पता है आप लोगों को 1.5 घंटे का समय मिलेगा। चलो अब मैं एक एक करके अच्छे तरीके से आपको सेट्स को समझाता हूं, आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखना। सबसे पहला जो आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा उसमें इस तरीके से आपको एक पूरा पैसेज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा। इस पैसेज को आपको अच्छा से पढ़ना है और एक पैसेज से आपको 5 से लेकर के 6 नंबर तक का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पैसेज से। ठीक है, यानी एक पैसेज दिया होगा सबसे पहले और उसी पैसेज से रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको डिटेल्ड में समझा देता हूं, इस पैसेज का मैं समरी आपको डायरेक्ट समझाता हूं। बेसिकली ये जो पैसेज है, ये पैसेज बताया गया है जापान में सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद जो जापान का इकोनॉमी था वो किस तरीके से डिस्ट्रॉयड हुआ। इस बताया गया है कि जापान में जो है वो कई बार बॉम्बिंग हुआ था, कई बार गोला बारूद गिरा था, बम गिरा था, जिसकी वजह से जापान का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया था। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो जापान की इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए अमेरिका ने जो है वो किस तरीके से हेल्प किया और किस तरीके से जापान इतना दुख सहने के बाद भी, इतना ज़्यादा वर्ल्ड वार सहने के बाद भी उसका इकोनॉमिक इतना जल्दी तेजी से डेवलप हुआ और किस तरीके से अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को उसने किया है और यूएसए उसके लिए क्या मदद किया, इन सबको इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है। आप सभी लोग इस पैराग्राफ को एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मैं ये जो इंग्लिश है इसका जो पीडीएफ है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर लेना। चलो आओ अब पढ़ते हैं कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पैराग्राफ को डिटेल में आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ वाज जापान्स इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। बोला गया है जापान का जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री किस तरीके से डिस्ट्रॉयड हुआ। तो बोला गया है नेचुरल क्लाइमेटी के कारण, बॉम्बिंग के कारण, फ्लोड के कारण या आर्म्ड फोर्स। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो जापान का जो इकोनॉमी है वो किस वजह से डिस्ट्रॉयड हुआ था, तो वो डिस्ट्रॉयड हुआ था बॉम्बिंग के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। बोला गया है विच कंट्री हैज गिवन सिक्योरिटी टू जापान। कौन सा कंट्री है जो जापान को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया था, इंडिया, जापान, यूएसए या तो फिर एमसी अर्थर। तो पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये जो यूएसए जो है यानी जो अमेरिका है, वो अमेरिका ने जापान की इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डीड ऑफ इंडस्ट्री बिंग
इन जापान। बोला गया है जापान का जो इकोनॉमी है, जापान का जो इंडस्ट्री है, वो कौन से साल से बहुत ही ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। तो पैराग्राफ में बताया गया है 1950, 1950 से जो है जापान का इंडस्ट्री वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ए। पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सारा क्वेश्चंस आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है ब्रोकन इनटू पीसेस मींस, ब्रोकन इनटू पीसेस उसका मतलब क्या होता है। तो हम सबको पता है ब्रोकन इनटू पीसेस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना, या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना, या टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, तो क्या ब्रोकन इनटू पीस का मतलब होता है डेवलप होना? नहीं। बिल्ड होना? नहीं। इंप्रूव होना? नहीं। क्रम्बल्ड, हाँ ये होता है। क्रम्बल्ड का भी मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाना? विभाजित हो जाना। तो इसका राइट आंसर होगा क्रम्बल्ड, यानी विभाजित हो जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया द अमेरिकन गिव जापान डॉट 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 हेल्प। जो अमेरिका है वो जापान को किस तरीके से मदद किया था। तो पैराग्राफ में बताया गया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका यानी यूएसए जो है, वो जापान के इंडस्ट्री डेवलपमेंट में वाइटल हेल्प किया था, यानी बहुत ही अधिक उसने मदद किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहला पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन बोला गया विच वाज द फेवरेबल एरिया ऑफ जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जापान के लिए सबसे अच्छा एरिया कौन सा था जहां जापान ने इन्वेस्ट किया था। तो इसका आंसर आप खुद एक बार पैराग्राफ को पढ़ना, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी ये देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। अगर इसका आंसर आप लोग को नहीं मिलता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं इन सब का आंसर पिन कर दूंगा, और जितने भी स्टूडेंट जो रिप्लाई करेंगे, जो कमेंट करेंगे, मैं उन सब का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे खुद खोज के बताइएगा। अब देखो पैराग्राफ खत्म हो गया, एक पैराग्राफ से 6 क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा वो क्वेश्चंस आपको ग्रामर से मिलेगा। कहां से मिलेगा जी? वो क्वेश्चंस आपको ग्रामर से मिलेगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन जरूर टेली करेगा। तो आओ सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। जब हम लोग नोट्स बना रहे होते हैं तो हम किस चीज को इग्नोर करेंगे? तो याद रखना, नोट्स बनाने में कभी भी लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज नहीं किया जाता है। नोट्स बनाने में किसको इग्नोर किया जाता है? लॉन्ग सेंटेंसेस को इग्नोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नोट्स। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में बोला गया है एब्रीब्रिएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन। जो एब्रीब्रिएशंस होता है वो हम लोग किस में यूज करते हैं? ऑप्शन ए पे बोल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए पे नोटिस राइटिंग, ऑप्शन बी लेटर राइटिंग, ऑप्शन सी नोट मेकिंग, या ऑप्शन डी आर्टिकल राइटिंग। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो एब्रीब्रिएशंस है इसका हम लोग यूज करते हैं नोटिस राइटिंग में। क्या राइटिंग में? नोटिस राइटिंग में हम लोग एब्रीब्रिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला गया है समरी डज नॉट एक्सिस्ट डॉट 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 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। यानी एक जो समरी होता है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक जो समरी होता है वो जो है उसका ओरिजिनल टेक्स्ट से कितना अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको याद रखना होगा 1/3। कितना जी? 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया द समरी कंटेन्स। बोला गया है जो समरी होता है वो क्या कंटेन्स करता है? ऑप्शन ए मेन आइडिया, ऑप्शन बी ग्रोसरी, ऑप्शन बी डेट, या ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो याद रखना होगा, बहुत इजी है। ये जो समरी है वो समरी हमेशा क्या लिखता है? मेन आइडियाज को लेके चलता है। किसको चलता है लेके? मेन आइडियाज को। तो एक समरी में हमेशा क्या होना चाहिए? मेन आइडियाज होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर समरी क्या होता है? समरी का मतलब होता है, मान लो हम लोगों ने अभी मान लो कोई स्टोरी पढ़ा। क्या पढ़ा? कोई स्टोरी में तो काफ़ी सारे चीज़ लिखे हुए होते हैं। इस तरीके से मान लो एक पूरा का पूरा स्टोरी जो है इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो जब हम लोग समरी बनाएंगे तो समरी में हमेशा हम लोग इस पूरे स्टोरी को नहीं लिखेंगे, इस स्टोरी का कुछ कुछ मेन पॉइंट्स को लिखेंगे। जैसे ऊपर का कुछ पॉइंट, बीच का कुछ पॉइंट और एंड का कुछ पॉइंट। यानी जो कीवर्ड्स होता है, यानी जो मेन पॉइंट्स होता है, उसी मेन पॉइंट्स को हम लोग बाहर समरी में लिखते हैं। ठीक है, बाहर किस में लिखते हैं? समरी पे। तो याद रखना, एक जो पूरा पैराग्राफ होता है या एक पूरा जो स्टोरी होता है, हम लोग जब उसका समरी बनाते हैं तो समरी में हमेशा किसको लिखते हैं? मेन आइडियाज। मेन आइडियाज बोलो, या तो फिर इसी को बोला जाता है मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलो
आगे आते हैं, आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11th के लिए हेडिंग पढ़ लेते हैं। बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट डिटर्मिनेंट्स। देखो जी, ग्रामर में आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो बोला गया है ये जो खाली जगह है यहाँ एक सुटेबल डिटर्मिनेंट्स को आपको फिल करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला 11 नंबर पे, मेनी टीचर्स कंप्लेन्स अबाउट देयर स्टूडेंट्स डॉट डेज। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी के समय में कंप्लेन करते हैं अपने स्टूडेंट्स का। दीज डेज क्या भराएगा यहाँ, दैट डेज, दोज, दिस या दीज। तो इसका आंसर भराएगा दीज, ठीक है। तो ये जो खाली जगह है यहाँ क्या भराएगा, यहाँ भराएगा दीज। और एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। बोला गया मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट दीज डेज, दीज मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स दीज डेज। यानी आजकल के समय में आजकल जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स का कंप्लेन करते हैं, ये होगा इसका मतलब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हेडिंग बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। 12 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ, हाँ, द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स ए लेटर इज। एक पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है, रानी राइट्स ए लेटर। आपको इस चीज़ का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ा दूंगा। अभी मैं इन सब का आंसर्स आप लोगों को बता देता हूं। रानी राइट्स ए लेटर, इसका जो पैसिव वॉइस होगा, आपका पैसिव वॉइस वो होगा ए लेटर इज रिटेन बाय रानी। इसका राइट आंसर होगा ए लेटर इज रिटेन बाय रानी, ये इसका पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला गया द एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी इज। देखो यहाँ एक सेंटेंस दिया है और सेंटेंस में क्या बोला गया है, ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। आपको इसका कौन सा वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस। तो इसका एक्टिव वॉइस होगा आई एम रीडिंग ए बुक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हेडिंग बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ टेंस। अब देखो ग्रामर पे क्या इंक्लूड कर दिया, अब ग्रामर पे आप लोगों को टेंस इंक्लूड कर दिया, टेंस भी है। बोला गया है मिस्टर जमुना प्रसाद डॉट ए वर्किंग स्ट्रीक व्हेन सी स्टेप्स आउट। बोला गया है जब जमुना प्रसाद जो है जब वो वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो अपने साथ एक वर्किंग स्ट्रीक लेके चलते हैं। तो क्या भराएगा खाली जगह पे, कैरीज भराएगा, कैरिंग भराएगा, कैरिड या कैरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस खाली जगह पे क्या भराएगा, इस खाली जगह पे भराएगा कैरिंग। क्या भराएगा जी, कैरिंग। यानी जो जमुना प्रसाद जो हैं वो हमेशा अपने साथ एक स्टिक को लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला गया रवि इज नॉट एट होम ही डॉट आउट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। रवि घर पे नहीं है। इस खाली जगह पे क्या भराएगा, इज, आर, एम या वाज। तो खाली जगह पे भराएगा ही इज, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रवि इज नॉट एट होम ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। वो घर से बाहर है, क्या करने के लिए, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। चलो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला गया है कैन यू हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, आई डॉट हैव मनी। इस खाली जगह पे क्या भराएगा, आई, क्या भराएगा, डू नॉट, डज नॉट, हैज नॉट या हैव नॉट। तो खाली जगह पे भराएगा डू नॉट, ऑप्शन ए। क्या भराएगा, डू नॉट। देखो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और फिल करना है तो आसानी से पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। उसके लिए हेडिंग बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक करेक्ट ऑप्शन चूज करने बोला। 17 नंबर पे बोला गया एन पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट। बोला गया है पोटैटो जो है वो एक वेजिटेबल है ना कि एक फ्रूट। तो बोला गया है क्या होगा, द, ए एन, दा, ए एन या दा। तो देखो यहाँ बोला गया है पोटैटो के आगे यहाँ एक आर्टिकल यूज हुआ है ए एन और यहाँ वेजिटेबल के आगे यूज हुआ है ए एन। ये रॉन्ग है, यहाँ ए एन यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। ए एन यूज नहीं हो सकता है। तो क्या यूज होगा, दा यूज होगा, ए दा या एन। तो यहाँ यूज होगा सबसे पहले ए। तो ये सेंटेंस बनेगा ए पोटैटो इज ए वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट। एक पोटैटो जो होता है वो एक सब्जी होता है ना कि एक फ्रूट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए दोनों जगह भराएगा, ठीक है जी। चलो
आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया द ब्लैक काउ वेयर बीइंग चेज बाय द वाइट हॉर्स। ठीक है, खाली जगह पे क्या भराएगा, तो यहाँ देखो एक चीज यहाँ गलत लिखा गया है, द ब्लैक काउ वेयर, एक काला गाय है ना, तो यहाँ पे ये जो वेयर है ये वेयर नहीं होना चाहिए, ये वेयर यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था वाज। क्या होना चाहिए था, वाज, यानी द काउ वाज बीइंग चेज्ड बाय द, यहाँ चेज भी नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए चेज्ड। क्या होना चाहिए, यहाँ पे चेज्ड होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इन दोनों की जगह जो है, इन दोनों की जगह एक राइट वर्ड भराएगा, ये ऑप्शन सी नंबर। द ब्लैक काउ वाज बीइंग चेज्ड बाय द वाइट हॉर्स। ठीक है, ये इसका राइट सेंटेंस होगा। 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया आई वाज गिवन ए प्राइज बाय द हेड। ठीक है, तो बोला गया है आई वाज गिवन ए प्राइज बाय हेड, ये करेक्ट है कि नहीं है, ये तो सर सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। आई वाज गिवन ए प्राइज बाय द हेड, ये सही है, इसको सुधारने का जरूरत नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो करेक्शन। देखो जो सेंटेंस कंप्लीट होता है और जिसमें करेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है उसको करेक्शन नहीं किया जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, ये खाली यहाँ पे क्या भराएगा, क्या गलत है और क्या सुधरना चाहिए, तो सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था फिनिश। क्या होना चाहिए था, फिनिश होना चाहिए था। ठीक है, सीता विल कम व्हेन सी फिनिश वर्क, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज जरूर पूछेगा क्वेश्चंस पे, एकदम इजी है, अच्छा से समझना। इसको रीअरेंज बोला जाता है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, यानी आपको एक सेंटेंस का जो है वो एक पार्ट, एक पूरा सेंटेंस का, एक सेंटेंस का अलग अलग एक सेंटेंस है उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग दे देगा और बोलेगा कि उस सेंटेंस को आपको करेक्ट फॉर्म में सजाना है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, ऑप्शन पी पे बोला लेमन इज ए, क्यू पे बोला फॉर एनीवन, आर पे बोला यूजफुल टॉनिक, सी एस पे बोला गया विच कार्डियन प्रॉब्लम। तो आपको इसको सुधार करके एक सेंटेंस के रूप में लिखना है कि एक राइट फॉर्म सेंटेंस का क्या होगा। तो देखो ऐसे होगा राइट फॉर्म इसका, लेमन इज ए, ये पहला नंबर पे जाएगा, लेमन इज ए, ये जाएगा फिर यूजफुल टॉनिक, ये जाएगा 2 नंबर पे, लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक। अब ये जाएगा 3 नंबर पे फॉर एनीवन, और ये जाएगा आपका 4 नंबर पे। ठीक है, तो देखो अब पूरा सेंटेंस क्या बनेगा इसका पूरा सेंटेंस बनेगा लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक फॉर एनीवन विथ कार्डियन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यानी सबसे पहले क्या होगा, पी हुआ, इसके बाद आर हुआ, इसके बाद क्यू हुआ और इसके बाद एस हुआ, पी आर क्यू एस। तो ढूंढो ऑप्शन में कहाँ है, देखो पी आर क्यू एस, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलो अब वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 22 में एक और क्वेश्चन दे दिया 22 नंबर पे। 22 नंबर पे क्या बोला गया है, इट इज प्रोग्रेशन ऑफ इन्फ्लेक्शन गुड फॉर चेकिंग द। अब इसको आपको करेक्ट फॉर्म में सजाना है, तो देखो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ये करेक्ट फॉर्म इसका होगा इट इज गुड फॉर चेकिंग द इन्फ्लेशन, ये इसका राइट फॉर्म होगा। ठीक है, यानी सब अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्या होगा, इट इज गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हुआ पी, उसके बाद हुआ आर, इसके बाद हुआ एस और उसके बाद क्यू, पी आर एस क्यू। तो देखो पी आर एस क्यू, इसका बी नंबर होगा इसका राइट आंसर। चलो 22 नंबर हो गया। 22 नंबर होने के बाद अब आते हैं 23 नंबर पे। अब ग्रामर सेक्शन खत्म, अब सारा का सारा जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का बुक का क्वेश्चन होगा, और बुक का क्वेश्चन आप लोगों को 100% सही बनना चाहिए, इसलिए बुक को क्वेश्चंस को जरूर तरीके से देख करके रखिएगा, क्योंकि बुक का बहुत ही इजी क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आओ, तो 23 नंबर पे पहला क्वेश्चन बोला गया द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय। जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम सबको पता है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलो 24 नंबर क्वेश्चन पे बोला खुशवंत सिंह's ग्रेट फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द डॉट डॉट डॉट।
बोला गया है खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे उनका जो एक बड़ा सा पोर्ट्रेट था, बड़ा सा तस्वीर था, वो कहाँ पे था? ऑप्शन ए पे बोला गया है बेडरूम पे, ड्राइंग रूम पे, बाथरूम पे या स्टडी रूम पे। तो हम सबको पता है कहाँ था वो, ड्राइंग रूम पे था। ठीक है, चलो 25 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है खुशवंत सिंह's ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वियर। बोला गया है खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर जो थे यानी जो दादाजी थे वो क्या पहने हुए रहते थे, क्या पहने थे उस तस्वीर पे? जीन्स पहने हुए थे, बिग टर्बन, ट्राउजर्स या नन ऑफ द एबव। तो स्टोरी हम सब ने पढ़ा है कि खुशवंत सिंह के जो दादाजी हैं उन्होंने उस तस्वीर में एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी। 26 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया व्हाट शुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड टू द विलेज डॉग्स। खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ जो थी वो गांव के जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, उन लोगों को क्या खिलाया करती थी? ऑप्शन ए बोन्स, ऑप्शन बी ब्रेड्स, ऑप्शन सी मीट या ऑप्शन डी चपाती। तो क्या खिलाया करती थी? चपाती। चपाती का मतलब है रोटियां खिलाया करती थी। चलो 27 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी। जो दादी माँ थी, ग्रैंड मदर थी, वो क्या बिलीव करती थी जो एजुकेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए? तो दादी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक लेडी थी, रिलीजियस लेडी थी, और उनका ये मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी रिलीजियस बेस्ड होना चाहिए, यानी वहाँ धर्मों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में पढ़ाया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलीजियस बेस्ड। 28 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ है, बोला गया हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द व्हाइट हॉर्स। इसके ऑथर कौन है? तो हम सभी को पता है इसका ऑथर, इनके ऑथर कौन है? इनके ऑथर हैं विलियम सरोय, इनके ऑथर हैं। याद रखना ऑथर का नाम, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है व्हाट वेयर द हॉल मार्क ऑफ गैरोघिलेनियन ट्राइब्ड। हम सबको पता है ये जो द समर ऑफ द ब्यूटी ऑफ ए व्हाइट हॉर्स जो है, वहाँ जिन फैमिली के बारे में बताया गया है, गैरोघिलेनियन फैमिली, वहाँ वो जो फैमिली है वो अपने दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक अपने ट्रस्टी के लिए जाना जाता है और अपना ऑनेस्टी। यानी गैरोघिलेनियन फैमिली के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा सच्चे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, और ये जो फैमिली, ये जो स्टोरी है इसमें दो मेन कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, अरम एंड मुराद। ठीक है, किसके किसके बारे में? अरम एंड मुराद के बारे में बताया गया है, मेन कैरेक्टर के बारे में। आई होप आप सबने ये स्टोरी पढ़ा होगा। ठीक है, चलो 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स। जो व्हाइट हॉर्स था, सफ़ेद घोड़ा था, उसका ओरिजिनल मालिक कौन था? तो उसका ओरिजिनल मालिक था जॉन बैरो। कौन मालिक था ओरिजिनल? जॉन बैरो। 31 नंबर क्वेश्चन पे बोला एट व्हाट टाइम डिड द अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। कौन से समय पे अरम और मुराद जो है वो घोड़े की सवारी किया करते थे? तो वो सवारी क्या करते थे? अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह का समय में, जब सब लोग सोए होते थे तो एकदम सुबह सुबह के समय में जो है वो लोग हॉर्स राइडिंग किया करते थे। 32 नंबर पे बोला गया है व्हाट वाज मुराद्स डिजायर। मुराद का डिजायर क्या था? उसका डिजायर था ऑप्शन सी, टू राइड ए हॉर्स। वो घोड़े की सवारी चाहता था, ये उसका डिजायर था। ठीक है, और अरम जो था, अरम का भी यही डिजायर था, अरम का भी यही डिजायर था। चलो 33 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज। बोला गया ये जो स्टोरी है वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक है, चलो 34th नंबर क्वेश्चन पे द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंट 16 ईयर टू इम्प्रूव देयर। नरेटर जो है और उनकी वाइफ जो है वो 16 सालों तक किस चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग किया करती थी? तो वो लोग ट्रेनिंग लिया करते थे सफरिंग स्किल्स का, यानी समुद्र स्किल्स सीखा करते थे, क्योंकि उन लोगों का मन था कि वो योगा करें, एक बहुत बड़े समुद्र की यात्रा पे जाएं, उसी यात्रा पे जिसको बहुत साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, उसी को वो लोग दोबारा करना चाहते थे। और इसी के लिए समुद्र में तैरने का प्रैक्टिस, समुद्र को चलाने का प्रैक्टिस, नाव को चलाने का प्रैक्टिस और समुद्र से जुड़ा हुआ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी थी। चलो
35 नंबर क्वेश्चन में 20 ईयर्स एगो अराउंड यानी लगभग 200 साल पहले द वर्ल्ड वयोगा वाज मेड बाय। वयोगा का मतलब क्या होता है? वयोगा का मतलब होता है कि समुद्र के रास्ते पूरा दुनिया का भ्रमण करना यानी समुद्र सफर करना, ठीक है, ये वयोगा कहलाता है। तो लगभग 200 साल पहले ये जो वर्ल्ड टूर वयोगा के द्वारा समुद्र के रास्ते जो वर्ल्ड टूर हुआ था वो 200 साल पहले लगभग किसने किया था? तो ये किया था कैप्टन जेम्स कुक ने। 36 नंबर क्वेश्चन पे व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट। ऑथर का जो बोट था उस बोट का नाम क्या था? ऑथर लोग जिस बोट से वयोगा के लिए निकले थे उस बोट का नाम क्या था? तो आप सभी को बता दूं कि वो जो बोट है उस बोट का नाम था वेब वॉल्कर। क्या नाम था? वेब वॉल्कर। इसका लेंथ कितना था? 23 मीटर इसका लेंथ था। 37 नंबर द लेंथ ऑफ द वेब वॉल्कर वाज। अभी बताए कि जो वेब वॉल्कर जो नाव था उसका लेंथ कितना मीटर था? 23 मीटर उसका लेंथ था। 38 नंबर बोला गया हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। एक जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन उसके जो पोएट हैं कौन है? तो हम सबको पता है उनके जो पोएट हैं ऑप्शन बी वर्ल्ड विथमैन उनके पोएट हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पे व्हाट डिड द मीनिंग ऑफ द फेयर्स पोयम ऑफ अर्थ। पोयम ऑफ अर्थ का मतलब वो जो पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन, वहाँ पोयम ऑफ द अर्थ ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोयम गिव्स टू ह्यूमन। जिस तरीके से रेन जो है वो अर्थ को जिस तरीके से ट्रीट करता है इस पोयम में भी ह्यूमन को उसी तरीके से ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर। बोला गया व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन में जो है एकदम स्ट्रेंज जो है वो किसे कहा गया है? स्ट्रेंज कहा गया है रेन को, क्योंकि जो ऑथर हैं जब वो रेन से पूछते हैं कि तुम कौन हो तो सडनली जो रेन जो है वो जवाब देता है कि आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ। तो जब द वॉइस द रेन जो है इस तरीके से जब उसके मतलब सवालों का जब जवाब देते हैं उसको रिप्लाई करते हैं तब ऑथर को जो है पोएट को जो है वो बहुत स्ट्रेंज टाइप का फीलिंग आता है कि अरे बारिश किस तरीके से जवाब दे रहा है, ठीक है। हाँ तो इसका राइट आंसर होगा द रेन रिप्लाई टू पोएट्स क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो इससे वीडियो कंप्लीट हो चुका है। 40 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इससे पहले ही हम लोगों ने अकाउंट्स का सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। बिजनेस स्टडी का दोनों सेट्स को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ जो ईटीपी है ईटीपी का भी सेट्स हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद ही जो हुए अब मैं सेकेंड वीडियोस भी तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट्स को अगर सीए का क्लास चाहिए होगा तो जरूर बता दीजिएगा। सीए का भी आप सभी लोगों को मैं ऑनलाइन क्लास दे दूंगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।